हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन आंसर्स को। चैप्टर का नाम है सेल, यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे, एक एक करके। देखिए अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, किस टॉपिक से ये क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। तो ये सारे आपके प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे सेल से रिलेटेड यहाँ पर आया था, जिसमें क्या पूछा गया था कि कौन सा वैक्यूल का फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो वैक्यूल का फंक्शन नहीं था वो ऑप्शन सेलेक्ट किया है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर 1 है, जो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर जो 4 है, ये सारे ही क्या हैं, वैक्यूल के फंक्शंस हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो सेल है, कोशिका है, उसमें आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, उसके बारे में हमने बात की है। चलो, ये जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क में दिया गया था और इसको आपको यहाँ पे पढ़ना था। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है, द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन देयरबाय इक्वलाइजिंग वाटर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है, जिससे कि पानी की सांद्रता बराबर हो जाती है दोनों मीडियम में, उसको हम क्या कहते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना था, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो एक एक करके हम अपने ऑप्शंस को देख लेंगे। सबसे पहले इवेपोरेशन की बात हुई है। तो सबसे पहले हमने इवेपोरेशन या वाष्पीकरण को समझा है। वाष्पीकरण में हमने क्या पढ़ा है, हमने कहा जब पानी जो है वो तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पानी का वाष्प के रूप में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, ये है, ठीक है, वाष्पीकरण कहलाता है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार वो देख ले। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, पानी की जो मूवमेंट होती है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। तो ये एक मेम्ब्रेन है और ये जो मेम्ब्रेन है ये कैसी है, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल को दिखाने के लिए हमने पोरस दिखा दी है। पोरस का मतलब क्या होता है कि कुछ अमाउंट जो है यहाँ से आर पार, या कुछ चीजें जो है, सिलेक्टिव चीजें यहाँ से आर पार जा सकती हैं। अब हमने कहा यहाँ पर हम दिखाते हैं, इस साइड जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो ये है, और इस साइड जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो ये है। अब हमने कहा पानी जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर रहा है। तो क्वेश्चन हमारा ये कहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि पानी का वाष्प के रूप में परिवर्तन। यहाँ पर कहीं हमने ऐसा नहीं कहा है कि पानी जो है वो वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा और तब जाकर के वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा। वाष्पीकरण जैसी कोई चीज हमने यहाँ पे नहीं पढ़ी है। यहाँ पर हमने कहा पानी यहाँ पे भी लिक्विड फेज में है और यहाँ पे भी लिक्विड फेज में ही रहेगा। इट मीन्स कि यहाँ पर पानी की जो अवस्था है वो परिवर्तित नहीं हो रही है। तो मतलब वाष्पीकरण तो हमारा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। वाष्पीकरण तो हमारा आंसर यहाँ पे नहीं आएगा। चलो हटा दें। सेकंड ऑप्शन पढ़िए, सेकंड ऑप्शन क्या है। सेकंड जो ऑप्शन है वो कहता है डिफ्यूजन को, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा ताकि हमारे पास स्पेस बचे। तो वाष्पीकरण का मतलब है H2O जो है वो लिक्विड से गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। अच्छा, ब्रैकेट में हम फॉर्म को दिखाते हैं या अवस्था को दिखाते हैं, हमें पता है। केमिस्ट्री में भी हम ऐसे ही करते हैं। जब भी कोई इक्वेशन लिखी जाती है तो हम उसकी जो अवस्था है, उसकी जो फेज है, उसको लिखते हैं। सॉलिड, लिक्विड है, गैस में ही होती है, या एक्वस आपके पास होता है, जिसे AQ से हम डिनोट करते हैं। चलो, सेकंड जो हमारे पास आता है वो है डिफ्यूजन, जिसे हम प्रसार कहते हैं। तो डिफ्यूजन क्या है, थोड़ा सा डिफ्यूजन को समझते हैं।
डिफ्यूजन का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं गैस के बारे में, गैसेस के बारे में, ठीक है। अब मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, उसको रिलेट करना है हमें। एग्जाम्पल ऐसे लेने हैं जिससे कि हमारे जो अदर टॉपिक है वो भी क्लियर हो। तो डिफ्यूजन को समझो। मैं डायग्राम बनाऊंगी, आपको डायग्राम को समझना है। अब ये क्या बन रहा है, अगर आपको समझ आ रहा होगा, ये हमने क्या बनाया है, एक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें है CO2 जो कि एक गैस है ना, ये एक गैस है। और इसमें है O2, अगेन ये भी एक गैस है। क्लियर है। अब मैं पूरा डायग्राम एक बार बना लेती हूँ, आप ये समझिए। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में हमने कहा क्या है, O2 प्रेजेंट है, ठीक है। O2 प्रेजेंट है। और ये जो हमारा ब्लड है यहाँ पर, इसमें क्या है, CO2 प्रेजेंट है। अच्छा, इस ऑक्सीजन को बाद में लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बाद में लिखेंगे। तो अब देखो, ध्यान से देखो, आपको समझ आ रहा है स्ट्रक्चर क्या बना है। ये क्या हमारे लंग्स है, ये हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आती है, एल्वियोलाई आती है, एल्वियोलाई आती है। तो जब हमने सांस अंदर ली है तो हमने बाहर से क्या लिया है, हमने ऑक्सीजन को लिया है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन से भर जाती है एल्वियोलाई हमारी, ठीक है। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन काफी अच्छी मात्रा में है। और अगर हम बात करें, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ये हमारी क्या होती है, ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है। अब ब्लड वैसे तो रेड होता है, हम येलो कलर से दिखा रहे हैं, लेकिन रेड कलर से आपको कुछ लिखी हुई चीजें दिखाई नहीं देंगी। तो ये हमारा जो ब्लड है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम है, और हमारे एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो ज्यादा है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आ जाएगी, ऐसा होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी सेम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में ज्यादा होगी और हमारी एल्वियोलाई में कम होती है। तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चली जाती है, ऐसा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमने क्या कहा है कि गैसेस क्या हो रही हैं, यहाँ पे ट्रांसफर हो रही हैं। कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज भी होती है, देखो देखो, ये जब ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई है, ये ऑक्सीजन जब आ गई है तो ये ग्लूकोज को तोड़ेगी। एज अ रिजल्ट यहाँ पे एनर्जी भी बनेगी और यहाँ पर CO2 भी बनेगा। यहाँ पे क्या बनता है, CO2 बनता है। अब इस सेल के अंदर, ये बॉक्स जो हमने बना रखा है, ये सेल है, इस सेल के अंदर CO2 का अमाउंट क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, हमारे ब्लड में CO2 का अमाउंट कम है। तो CO2 यहाँ चली जाती है ये, और यहाँ से ये ट्रैवल करके यहाँ जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन की तो खपत हो जाती है, उसका तो यूज हो जाता है। CO2 जो है वो ऐसे ब्लड में सर्कुलेट हो करके एल्वियोलाई में जाएगी, एल्वियोलाई से बाहर निकल जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस देख रहे हैं, या ट्रांसफर ऑफ गैसेस देख रहे हैं। कहाँ से, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन से फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन में, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, हमने कहा जो गैसेस हैं वो जब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करती हैं तो इसको हम डिफ्यूजन कहेंगे। अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है, पानी की हो रही है, गैसेस की तो नहीं हो रही है।
किसकी हो रही है? पानी की हो रही है, पानी के फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो हमने कहा डिफ्यूजन टर्म तो नहीं आएगा। हाँ, अगर ऐसा होता कि जो गैस है वो किसी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से किसी निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में बह रही है, तब हमारा आंसर होता डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन वही बताता है। तो डिफ्यूजन जो टर्म है वो गैसेस के लिए हम यूज करते हैं। तो हमने कहा हमारा आंसर ये भी नहीं आएगा। ठीक है, हटा दें ये भी हटा दें। तीसरा जो ऑप्शन आता है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमने बोला था पानी से संबंधित होगा। जब यहाँ पर पानी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में आता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस नाम देंगे। यानी कि हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब ऑस्मोसिस के बारे में हमने बात की थी। क्या क्या बात की थी ऑस्मोसिस के बारे में? हमने बात की थी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल को रखा जाता है तो उनमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। रिजल्ट क्या होगा? देखो, हाइपरटोनिक में रखोगे, हाइपोटोनिक में रखोगे, आइसोटोनिक में रखोगे, ऑस्मोसिस तो तीनों में होगी, लेकिन सेल पे इसका क्या असर पड़ेगा? कौन सी ऑस्मोसिस में जो सेल है, ऑस्मोसिस भी दो टाइप की होगी, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। जब वाटर का जो मूवमेंट है वो सेल के अंदर होगा। और अगर हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी का मूवमेंट है वो कहाँ होगा? सेल के बाहर होगा, आउटसाइड द सेल। ठीक है, यानी कि पानी के सेल के बाहर जो है वो पानी का मूवमेंट होगा, सेल से पानी बाहर निकलेगा तो सेल श्रिंक होगी। और अगर हमने कहा एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस का जो रेट है वो सेम है, जितना पानी अंदर गया उतना ही बाहर आया, तो सेल क्या होगी? एज इट इज रहेगी, रिमेन रहेगी। ठीक है, क्लियर है इतना? देखो, अब ऑस्मोसिस से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको हर तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने हैं। आगे आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ? कोशिका की जो खोज है वो किसने की और कैसे की? तो देखो, सबसे पहले हमने कहा सिर्फ कोशिका की खोज की बात की गई है, ऐसा नहीं बोला गया कि लिविंग सेल जो है या जीवित कोशिका की खोज किसने की है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले आपको बोला गया इन 1665 1665 में रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल while examining a thin slice of cork through a self-designed microscope. He observed that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of a numerous tiny compartments. The पेंसिल्स बॉक्सेस आर रेफर टू एज सेल्स। तो देखो हुआ क्या, आपने कहा 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक खुद ही डिजाइन किया गया एक माइक्रोस्कोप उनके पास था। माइक्रोस्कोप सभी ने देखा है, माइक्रोस्कोप जो होता है या जिसको हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या आता है, किसी भी चीज को आप उसके साइज को कई गुना बढ़ा करके देख सकते हैं। 10x होता है, 100x होता है, अकॉर्डिंग टू लेंस। वहाँ पे लेंस लगे होते हैं और लेंस की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप किसी चीज को कई गुना बढ़ा करके देख सकते हैं। जैसे जैसे कभी ऐड में देखा है, वैसे तो आपने यहाँ पे प्रैक्टिकल किए होंगे, आपके पास 9 से प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले सेल का ही एक्सपेरिमेंट आप करते हैं। आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल को पढ़ा है। प्लांट सेल में आपने अनियन को लिया है और एनिमल सेल में आपने जो ह्यूमन का जो चीक सेल होती है, जो हमारे गालों की जो सेल होती है, कैसे किया था आपने वो एक्सपेरिमेंट? आपने कहा था कि जो आपके गाल है अंदर की तरफ से आप थोड़ा सा खरौच करके कुछ सेल्स को बाहर निकालेंगे और उसे स्लाइड में रखेंगे। ठीक है, और जब आप उसे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहाँ पर सेल का स्ट्रक्चर मिलेगा। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को ऑब्जर्व करना था। अब ये प्रैक्टिकल सभी करते हैं और ये सबसे बेसिक हमारा प्रैक्टिकल होता है। यहीं से हम सीखते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे बनाए जाते हैं, स्पेसिमेन कैसे बनाए जाते हैं, स्लाइड कैसे बनाई जाती है, स्लाइड को यहाँ पर माइक्रोस्कोप में कैसे एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर देखना पड़ता है कि कितनी लाइटनिंग चाहिए। जो यहाँ पर आपका माइक्रोस्कोप का जो लेंस है वो कौन सा लेंस आप रखेंगे, कितनी डिस्टेंस होना चाहिए हमारे लेंस और हमारे जो स्लाइड है उसके बीच में। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको बताई जाती है, कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट्स आप यूज़ करते हैं।
अलग अलग प्रैक्टिकल के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स आप यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सब में काम आते हैं, जो ऑलमोस्ट आप सभी चीज़ों में यहाँ पर यूज़ में लाते हैं। जैसे अगर हम बायो की बात कर रहे हैं तो माइक्रोस्कोप तो आपको चाहिए, स्लाइड भी आपको चाहिए ही। आप स्टेन भी करते हैं, स्टेनिंग करते हैं, जैसे सैफ्रनिन हम ले लेते हैं स्टेनिंग के लिए। तो स्टेन क्यों करते हैं कि कोई कलरलेस जो चीज़ है उसको हम कलर करके फिर और अच्छे से देख सकते हैं, अलग अलग जो स्पॉट है हम उन्हें वहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकल में जो सब में सेम होती हैं, हम सब जगह ऑलमोस्ट सभी प्रैक्टिकल में लेते हैं। जैसे कि अगर हम केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करते हैं तो टेस्ट ट्यूब जो है कॉमन है, यहाँ पे बर्नर जो है वहाँ पर कॉमन होता है, कुछ जो केमिकल्स हैं वो कॉमन होते हैं जो हम लेते हैं यहाँ पे। तो आप काफ़ी सारी चीज़ें समझते हैं यहाँ पर। ऐसा ही माइक्रोस्कोप जो होता है एक आपने का एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम किसी छोटी से छोटी चीज़ को वहाँ पर बढ़ा करके देख सकते हैं। तो जैसे हमने ऐड में काफ़ी बार देखा होगा, सोप का ऐड जो आता है तो उसमें क्या कहते हैं कि जब भी ऐड में क्या दिखाते हैं, कोई बच्चा है वो खेल रहा है मिट्टी में, अब उसके हाथों में दिखाते हैं छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, तो बेसिकली वो जर्म्स को दिखाते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम ऐसे ही नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें वो विजिबल होंगे। तो फिर दिखाते हैं हाथों में बहुत सारे क्या हैं, जर्म्स हैं। अब सोप का यूज़ करते हैं तो उसके बाद दिखाते हैं कि अब जो जर्म्स हैं वो साफ हो गए हैं। तो वो जो पिक्चर है वो हमें क्या दिखाते हैं, माइक्रोस्कोप की इंपॉर्टेंस को बताती है कि आप वैसे ही आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं कि हमारे हाथों में जर्म्स लगे होंगे या हमारे जिस चेयर में हम बैठे हैं वहाँ पे जर्म्स लगे होंगे, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करें तो हम उन्हें ईजिली देख सकते हैं जब हम उनके साइज़ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा, नहीं आया तो आना चाहिए, कि ये जो जर्म्स होते हैं हर जगह होते हैं तो हम बीमार क्यों नहीं पड़ते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमारा इम्यून सिस्टम पढ़ा था, जिसे रोग प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं। इम्यून सिस्टम जो है वो हमें क्या करता है, इम्यून बनाता है इन सभी चीज़ों से। और काफ़ी बार आपने देखा भी होगा कि कहते हैं कि हमें ऐसे एक्सपोज़र में रहना चाहिए जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हो। इम्यून सिस्टम उतना ही डेवलप होगा जितना ही हम ये जो पैथोजेंस है, रोगजनक है, इनके कांटेक्ट में आते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझ के किसी एक हार्मफुल वायरस के कांटेक्ट में चले गए। वायरसेस जो हैं वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं, लेकिन अगर हम बेसिक से, जैसे हमने कहा हमारे चारों तरफ बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, उनमें से कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ बेनिफिशियल होंगे, मैक्सिमम हार्मफुल होते हैं। लेकिन अब हमारी बॉडी को इसकी आदत है, जैसे हम खुले में सांस ले रहे हैं, तो जब हम सांस ले रहे हैं तो बहुत सारे माइक्रोब्स हमारी बॉडी में जा रहे होंगे, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उनके लिए डेवलप हो गया है। तो ये तो बात हुई यहाँ पर माइक्रोस्कोप और इम्यून सिस्टम की या पैथोजेंस की। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हमने कहा 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक उन्होंने खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया था। तो उस माइक्रोस्कोप के माध्यम से उन्होंने कॉर्क के एक पतले टुकड़े की जांच करते हुए कोशिकाओं की खोज की थी। तो उन्होंने क्या किया था, कॉर्क स्लाइस जो होता है, आपने देखे होंगे जो बड़े-बड़े पेड़ होते हैं उनके जो तने होते हैं, उनकी जो बार्क होती है, यानी कि उनकी जो छाल होती है, जब वो डेड हो जाती है, देखा है कभी, जैसे चीड़ के पेड़ में बहुत ईज़िली आपको देखने को मिलेगा। तो उनके जो तने में वो सूखने के बाद वो खुद ही निकलते हैं या फिर आप ईज़िली उन्हें निकाल सकते हैं। वो एक्चुअली में जो लेयर है वो डेड हो जाती है, ठीक है? वो जीवित नहीं रहती है। तो कुछ ऐसे ही स्लाइस को कॉर्क स्लाइस को जब रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उन्होंने क्या देखा, वो जो उसका स्ट्रक्चर था वो उन्हें काफ़ी क्लियर होके और काफ़ी बड़ा होके, काफ़ी इलैबोरेट होकर के दिखा होगा। जब उन्होंने उसको देखा, तो उन्होंने देखा कि कॉर्क की संरचना जो है वो मधुकोश की तरह थी। आपने देखा है कभी, जो यहाँ पर मधुमक्खी होती है, हनी बी होती है, उनके छत्ते जो आपने देखे होंगे, ठीक है, हनीकॉम्ब जो आपने देखा होगा, तो उसमें आपने देखे होंगे कि कंपार्टमेंट बने होते हैं कुछ ऐसे, ऐसे कंपार्टमेंट बने होते हैं। विजिबल है? नहीं है। ऐसे कंपार्टमेंट बने होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं। ऐसे ही कुछ आपके जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारी बेंजीन रिंग भी कुछ ऐसे ही होती है। तो हमने कहा कि ऐसे ही उन्हें बहुत सारी संरचनाएं दिखाई दी, ठीक है। इसमें ये छोटे छोटे डिब्बे के समान दिखाई दे रहे थे। इन छोटे बॉक्सेस को हमने क्या कहा, कोशिका कहा। तो उन्होंने देखा कि ये जो तने की जो छाल है ये किससे बनी है, छोटे छोटे बॉक्सेस से बनी है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बनी है, और इन्हीं कंपार्टमेंट को नाम दिया गया सेल।
अब इससे हमें ये पता चलता है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की और किस प्रकार की कोशिका की खोज की है। हमने कहा डेड सेल्स यानी कि मृत कोशिकाओं की सबसे पहले खोज की है। क्वेश्चन ये है कि लिविंग सेल्स का की डिस्कवरी किसने की फिर। ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद करेंगे। हमें एक टेबल हमने डिस्कस की थी यहाँ पर और उस टेबल में आपको बताया गया है कि सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है, लेकिन जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहा गया वाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। अब जब हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज हमने स्टार्ट की थी तो सबसे पहले हमने यहीं से स्टार्ट किया था। एक बार पढ़ लेते हैं। हमने कहा cells form the structure of an entity. A group of cells form a tissue, further an organ, and ultimately the organ system. They perform fundamental functions and life processes such as respiration, digestion, excretion, etc. in both unicellular and multicellular entities. They perform all the activities independently, hence cells are referred to as structural and functional unit of life. यानी कि हमने कहा कोशिका एक इकाई की संरचना बनाती हैं। कोशिकाओं का एक समूह, एक ऊतक, कोशिकाओं को जो समूह होगा वो ऊतक बनाएगा, फिर एक अंग बनाएगा ऊतकों का जो समूह होगा, और अंततः अंग से अंग प्रणाली बनती है। वे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों संस्थानों में या दोनों जीवों में मौलिक कार्य करते हैं। जीवन की प्रक्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि करते हैं। ये सभी गतिविधियां स्वतंत्र रूप से करते हैं और इसीलिए कोशिकाओं को जीवन के संरचनात्मक और मौलिक इकाई कहा जाता है। ठीक है, इजी है। ये तो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, एक बार आप लोग पढ़ लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। अगर आपने नोट किया हुआ है बस आप रिकॉल करेंगे चीज़ों को और रिवाइज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है हाउ डू substances like CO2 and water move in and out of the cell? डिस्कस। देखो हमसे पूछा गया है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है या जो पानी है यानी वाटर है, वो कैसे यहाँ पर सेल के अंदर या बाहर जाते हैं, डिस्कस कीजिए। तो जो हमने एमसीक्यूज में डिस्कस किया था अब वो आपके पास क्वेश्चन आंसर्स में आया है। पढ़ लेते हैं। हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स बाय डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मूव करती है डिफ्यूजन या विसरण के द्वारा। द सेलुलर वेस्ट accumulates in higher concentration in the cell, whereas the concentration of carbon dioxide in the external surroundings is comparatively lower. तो हमने कहा कि जो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता है किसके कंपैरिजन में, जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाएगा, यानी कि सेल से ब्लड में जाएगा। ऐसा ही सेम अब ब्लड कहाँ लेकर के जाएगा, CO2 को एल्विलाई में। एल्विलाई में भी सेम होता है कि एल्विलाई में CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा, ब्लड में ज़्यादा होगा। तो अब CO2 ब्लड से कहाँ जाएगा, एल्विलाई में जाएगा। एल्विलाई कहाँ होते हैं, हमारे लंग्स में होता है। अब लंग्स में CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो हाई होगा एज कम्पेयर टू आउटर इन्वायरमेंट। अब CO2 कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स से बाहर जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा दिस डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन लेवल इनसाइड एंड आउटसाइड of the cell causes CO2 to diffuse from a region of a higher concentration to a lower concentration। ठीक है, तो हमने बोला कि ये जो कंसंट्रेशन डिफरेंस आता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आता है, यानी कि जो यहाँ पर डिफरेंस होगा वहाँ वहीं पे जो CO2 है उसका मूवमेंट होगा, लेकिन कहाँ से होगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में। ठीक है, अब आते हैं वाटर पे। अच्छा, ये जो ऊपर हम CO2 के बारे में पूछ रहे हैं ये किस में होगा, ये इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। नेक्स्ट है HO डिफ्यूज बाय ऑस्मोसिस थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन। इट मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन through a selectively permeable membrane.
until equilibrium is reached। तो हमने कहा पानी जो है वो भी एक प्रकार का विसरण है, लेकिन इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इसमें पानी जो है उच्च सांद्रता से कहाँ जाएगा, निम्न सांद्रता में जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने कहा कैन यू नेम टू ऑर्गेनेलीज वी स्टडीड दैट कंटेन देयर ऑन जेनेटिक मटेरियल। क्या आप उन दो अंगों के अंग नहीं होंगे, ऑर्गेनली होगी, अंगक होंगे, ठीक है, ये सही कर लेंगे। क्या आप उन दो अंगकों के नाम बता सकते हैं जिनका हमने अध्ययन किया है कि उनमें अपनी आनुवंशिक सामग्री होती है? तो हमने कहा यस। हमने बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है और प्लास्टिड जिसमें अपना डीएनए होता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है। अगला जो प्रश्न हमसे पूछा गया है उसमें कहा गया है इफ द ऑर्गेनाइजेशन of a cell destroyed due to some physical or chemical influences, what will happen? क्या होगा यदि किसी कोशिका का जो संगठन है किसी भौतिक या रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाए तो क्या होगा? यानी कि कोई सेल अगर डैमेज हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा? तो हमने कहा अगर सेल डैमेज होती है और अगर सेल डैमेज की वजह से जो यहाँ पे लाइसोसोम है वो डैमेज अगर होता है तो इस कंडीशन में लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे और अगर वो बाहर निकलते हैं तो पूरी सेल को वो डाइजेस्ट कर लेंगे और पूरी सेल की डेथ यहाँ पर हो जाती है। इसीलिए हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो हमने कहा इन द इवेंट ऑफ एनी डैमेज टू सेल and when the revival of cell is not possible, lysosome burst and the enzyme digest such cells. This is why lysosome are often referred to as a suicide bag। तो हमने कहा कोशिकाओं को किसी भी तरह की क्षति होने की स्थिति में जब कोशिकाओं का पुनरुद्धार संभव नहीं होता है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम ऐसी कोशिकाओं को डाइजेस्ट या पचा देते हैं। यही कारण है कि लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, इजी है। आप अगर आपको टॉपिक्स आते हैं तो आप चाहे एमसीक्यूज करेंगे या क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, आप उसका आंसर कर सकते हैं। चलो अगला है वेयर द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। सेल के अंदर प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? अगेन इजी क्वेश्चन है। हमने कहा प्रोटीन सिंथेसाइज इन द सेल टेक्स प्लेस इन राइबोसोम्स, हेंस राइबोसोम्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज द प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम्स आर पार्टिकल्स दैट आर फाउंड अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने कहा कि जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो राइबोसोम से होता है। राइबोसोम्स पाए जाते हैं आर में यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्लियर है इतना? चलिए, सो क्लास हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं यहाँ पे और इसी के साथ हमारे जो सेल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो काफ़ी हद तक हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसके अलावा और क्वेश्चन आप यहाँ पे लगाते रहेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कुछ और क्वेश्चंस को और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन सेपरेट चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। एक बार आप टिश्यू चैप्टर पढ़ के लेके आएंगे, हम उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।